आइए फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि कल एथिल अल्कोहल यानी कि कार्बन कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे, और कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले लिया गया था एथिल अल्कोहल लिया गया था, है ना। ये एथिल अल्कोहल को ही कहा जाता है इथेनॉल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इथेनॉल भी कहा जाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो होता है C2H5OH होता है। और बात किया जाए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C, इस तरह से आपका रहता है, यानी कि C फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यहाँ H, ये H होता है, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, ये होता है आपका CH3, CH2 और OH। ये आपका क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र होता है इसका, है ना। यहाँ तक आपने देखा था। और इसके साथ में इसका आपने देखा था जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो अणु भार होता है, तो इसका 46 होता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एथिल अल्कोहल को नॉर्मली इसको अल्कोहल ही कह दिया जाता है। एथिल अल्कोहल को नॉर्मली जो है अल्कोहल ही के नाम से जाना जाता है ना। अगर पूछ लिया जाए अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज जनरली या इन सिंपली टर्म, इन सिंपली यू कैन से अल्कोहल, है ना। फिर दूसरे नंबर बात किया जाए, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इसको नॉर्मली कहा क्या जाता है, तो अल्कोहल कहा जाता है। दूसरा नंबर, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना। और इस OH फंक्शनल ग्रुप को ही अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इस OH फंक्शनल ग्रुप को ही कौन सा ग्रुप कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, है ना। अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। 2 पॉइंट हो गया। अब बात किया जाए तीसरा पॉइंट का, यहाँ पर अल्कोहल समूह उपस्थित होता है। और दूसरा नंबर, जितने भी स्टार्च युक्त अनाज होते, जितने भी आपके स्टार्चनेस या विद स्टार्च्ड ग्रेन, है ना, ऐसे ग्रेन जो कि स्टार्च के साथ में होते, इन सबसे बनाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए फॉर्मेशन, इसको बनाया कैसे जाता है, तो जनरली इसका जो निर्माण होता है वो होता है स्टार्च युक्त अनाज से होता है ना। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर स्टार्च युक्त अनाज से होता है। क्लियर है ना। स्टार्च युक्त अनाज से इसका जनरली इसका फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए इसको जो है ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, याद रखना। इसलिए अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल यानी कि अनाज युक्त अल्कोहल या अन्न अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, या इसी को आप कह सकते हैं अन्न अल्कोहल भी कहते हैं इसी चीज को, अन्न अल्कोहल, क्योंकि अन्न से यानी कि अनाज से, ग्रेन से इसको नॉर्मली प्राप्त किया जाता है ना। और दूसरा नंबर अगर बात किया जाए, ये जो अल्कोहल है ये शराब का एक मेन एलिमेंट होता है ना। यानी कि अगर बात किया जाए, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन, ये जो है शराब का मुख्य अवयव होता है। यह क्या होता है? शराब का मुख्य अवयव होता है। यानी कि शराब को लोग नॉर्मली देखिए इसी बेस पर कह देते हैं अल्कोहल, जैसे नॉर्मली कहते हैं लगता है अल्कोहल पिया, अल्कोहल का मतलब शराब, है ना। और दूसरा नंबर, इसीलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इस अल्कोहल को क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, SPIRIT, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसको हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन का मतलब शराब की आत्मा, है ना। मतलब अगर वाइन में ये अल्कोहल ना रहे तो भाई बेकार, है ना। स्पिरिट ऑफ
वाइन भी इसको कहते हैं। डन है ना। तो आपने इंसर्ट क्या देखा, एथिल अल्कोहल को नॉर्मली क्या कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें OH जो कि अल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह पाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसे मेन उसका मतलब नाम का डिसाइड होता है, उसके मेन प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड होता है। जैसे अभी आपने क्या देखा, C2H5OH है आपका, C2H5OH, अगर OH है तो आपका अल्कोहल है। अगर आप यहीं पर लगा देते हैं CHO, अब ये अल्कोहल नहीं, अब ये क्या बन गया, एथिल एमाइड बन गया, है ना, एथिल एमाइड बन गया। क्लियर है ना। वैसे इसको हाँ एथिल एमाइड, क्लियर है ना, क्योंकि ये चीज जो होता है ये आपका किसका ग्रुप है, CHO सॉरी एल्डिहाइड का है, एथिल एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है ना। तो इस तरह से यानी कि मेन फंक्शनल। फिर आपने देखा इसको बनाया कैसे जाता है, तो प्रायः इसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्च युक्त अनाजों से होता है, इसीलिए इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। और ये शराब का मेन कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। क्लियर है ना, इतना डन। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे आपका एथिल अल्कोहल ये आपका चल रहा है C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है ना। इसको बनाया कैसे जाएगा, यानी कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, अगर बात किया जाए तो प्रिपरेशन यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो भाई इसके लिए आपका क्या होता है कि सीरा, जिसको हम मेलासीज कहते हैं, है ना, सीरा MALASSES, ये आपका सीरा होता है ना। इसके फर्मेंटेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर है ना। इसके फर्मेंटेशन से यानी कि के फर्मेंटेशन से, के फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन से इसको जो है प्राप्त किया जाता है। तो अगर बात किया जाए इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मेलासीज, यानी कि सीरा के फर्मेंटेशन से इसको प्राप्त किया जाता है, सीरा के फर्मेंटेशन से। क्लियर है ना। अब और ये सीरा जो है ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है भाई गन्ने के रस से। क्लियर है ना। और गन्ने के रस में ये तो पता ही है, जो गन्ने का रस होता है उसमें आपका होता है शर्करा होता है, सुक्रोज होता है। तो उस सुक्रोज को, उस शर्करा को, है ना, शर्करा से सबसे पहले प्राप्त किया जाता है सीरा। सबसे पहले क्या प्राप्त किया जाता है, सीरा, है ना। और इसके बाद में इसका किया जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करता कौन है, तो यहाँ पर यीस्ट, YEAST, यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। और जब यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होता है तो फाइनली यहाँ प्राप्त हो जाता है आपका एथेनॉल। फाइनली यहाँ क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त, है ना। यहाँ पर एथेनॉल, अगर कोई पूछ लेता किस तरह से एथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इसको जो सीरा के फर्मेंटेशन से, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मेलासीज। फिर इसके बाद में, और ये सीरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये गन्ने के रस से, है ना। ये सुक्रोज की बात किया जाए तो ये किसमें होता है, जूसेस ऑफ शुगर केन, जूसेस ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने के रस में क्या पाया जाता है, तो आपका सुक्रोज पाया जाता है ना। क्लियर है ना। और एक चीज आपकी यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देना चाह रहे हैं, देखिए सुक्रोज जो होता है आपका, इसमें दो चीज होता है। इसमें एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। दो चीज होता है, एक तो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो अंगूर के जूस होते हैं, जो अंगूर में फ्रक्टोज पाया जाता है, यानी कि जितने भी फ्रूट होते हैं, फ्रूट में कौन सी शर्करा पाई जाती है,
कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो फ्रक्टोज होता है ना। और ये क्या है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज तो पता ही है। देन तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका क्या बना है, सुक्रोज बना है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका बना है सुक्रोज। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, ये जो एथिल अल्कोहल है इसका जो है जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि इसकी बात किया जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, भौतिक गुण। ऐसे जो देखने से, जो नॉर्मली ऐसे अपीयर्स होते हैं, है ना, ऐसे गुण, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं। हमेशा प्रॉपर्टीज दो में केमिस्ट्री में देखेंगे, एक तो फिजिकल के साथ में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज है ये होता है कलरलेस होता है। ये क्या होता है आपका, कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है ना। ये जो होता है आपका कलरलेस होता है। और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो आपकी ज्वलनशील फ्लेमेबल लिक्विड होती है ना, ये कैसी लिक्विड होती है, फ्लेमेबल लिक्विड होती है, फ्लेमेबल लिक्विड होती है, यानी कि ज्वलनशील लिक्विड होती है, ज्वलनशील, जलने वाली। जैसे घाव कहीं कट हुआ रहता है तो वहां पर अगर ये लगने से क्या होता है, जलन होता है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। और बात किया जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ भाई क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक, मतलब किस पर ये क्वथन करता, मीन्स बॉयल होता है। तो 78.1 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होकर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। और बात किया जाए इसका जो रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, तो 0.789 होता है। बात किया जाए इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो इसका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं हिंदी में आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये होता है 0.789 होता है, 0.789 होता है। ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है ना। नेक्स्ट बात किया जाए ये स्वाद में कैसा होता है, तो टेस्ट में ये बिटर होता है, तीखा होता है। टेस्ट में कैसा होता है, तीखा होता है। तो इसका नेक्स्ट बात किया जाए टेस्ट, तो टेस्ट कैसा होता है, बिटरनेस होता है, यानी कि तीखापन लिए रहता है, तीखा होता है ना। यहां से अगर बात कर दिया जाए, बताइए इसका पीएच कितना होगा, फिर जब तीखा है तो पीएच 7 से अधिक होगा ही, है ना, बेसिक है। और दूसरा नंबर ये आर्द्रता ग्राही द्रव, आर्द्रता ग्राही, यानी कि इट हैज अ स्पेशल एबिलिटी टू रिसीव द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उस चीज को रिसीव करने की शक्ति होती है ना। और ये जो होता है आपका स्टिम्युलेंट होता है, सबसे जरूरी बात है ना। ये क्या होता है आपका, स्टिम्युलेंट होता है, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है ना। ये क्या होता है, स्टिम्युलेंट होता है, STIMULANT, मतलब उत्तेजक होता है, उद्दीपक होता है। मतलब इसको पीने से एक उत्तेजना आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि हम ही राजा हैं। जैसे किसी को अल्कोहल पीकर देखे होगे, तो अल्कोहल पीकर वो ऐसे चलते हैं जैसे हमारे सामने अब तो कोई है ही नहीं। तो ये इसका नेचर की वजह से होता है स्टिमुलेंट। और पता है ये जो अल्कोहल होता है ये स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है ना। और ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट बात किया जाए ये न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। अगर इसे एसिड, बेसिक और न्यूट्रल में देखा जाए तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये जो आपने टेस्ट बोला है ये बिटर, इसका एक्चुअल में जो टेस्ट होता है
एक स्पेशल प्रकार का टेस्ट होता है, इसमें एक स्पेशल प्रकार की गंध आती है, स्मेल आती है। मतलब अगर कोई जो है अल्कोहल पी रखा है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है वो कितना भी छिपाने का प्रयास, यानी इसके पास एक स्पेशल स्मेल होती है। क्लियर है ना? तो इट हैज अ स्पेशल स्मेल, मतलब इसके पास एक विशेष प्रकार की गंध होती है, विशेष गंध होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है, एक अलग ही प्रकार की इसकी स्मेल रहती है ना? डन हुआ इतना? क्लियर है? इसे लिख लीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं C2H5OH, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जैसा कि अभी आपने देखा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात किया जाए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? रासायनिक गुण, जैसा कि इसके पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरल प्रॉपर्टीज ही बतानी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बतानी होती है कि ये जब किसी से रिएक्शन करता है, जैसे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो यहाँ पर जो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ये रिएक्शन फ्रॉम एल्काली मेटल्स, यानी कि जो पहला है आपका ये है रिएक्शन फ्रॉम एल्काली मेटल्स, है ना, ये चीज है आपका। यानी कि एल्काली मेटल्स का मतलब क्या हुआ, जो आपके क्षार धातु है ना, उनसे क्रिया, यानी कि आप बोल सकते हैं क्षार धातुओं से क्रिया। आप क्या बोल सकते हैं? क्षार धातुओं से क्रिया, यानी कि ये जो मेटल होता है ये क्षार धातुओं से क्रिया करता है। सॉरी, कौन क्रिया करता है? ये C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल आपका क्षार एल्काली मेटल्स से रिएक्शन करता है, और जब ये एल्काली मेटल्स से रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करती है। जैसे आपका ये आपका C2H5OH है, ये आपका इथेनॉल है, और ये क्षार मेटल्स से, अल्काली मेटल्स से, क्षार धातुओं से। तो कोई भी अल्काली मेटल्स, जैसे हमने ले लिया सोडियम, सोडियम आपका एक मेटल्स है लेकिन इसका नेचर है क्या, बेसिक है, इसलिए इसको अल्काली मेटल्स कहते हैं, है ना। तो ये चीज जब इसे रिएक्शन करता है तो उस समय में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दो, यानी कि फ्री कर दो, मुक्त कर दो। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर जो बचा आपका C2H5O बचा, है ना। क्योंकि यहाँ पर H तो एक ही टाइम है, लेकिन हाइड्रोजन गैस ये लिखेंगे आप गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा ये डाई एटॉमिक एटम है ना, हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आपको करना बैलेंस, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता है ना, आप बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ H2 टाइम्स है, H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, 2 लगा दिया गया। तो H तो बैलेंस हो गया, H तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर H का बैलेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, C2H5O ये 2 टाइम हो गया, C2H5O ये कितना टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं C2H5O, यहाँ पर ये 2 टाइम ये बचा है, और यहाँ पर ये Na, यहाँ पर क्या है, ये Na है ना, डन हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये चीज क्लियर है ना, ये चीज यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर O तो O से बनता है ऑक्साइड, O से क्या बनेगा, ऑक्साइड, और ये एक्चुअल में नाम है एथॉक्साइड, ये क्या आपका एथॉक्साइड है। और इसके साथ में अगर आप सोडियम लगा देते हैं यहीं पर ONA, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। यानी कि आप दूसरा यहाँ क्या बनेगा, C2H5ONA, इसका मतलब हो गया सोडियम एथॉक्साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये चीज आपका हो गया, है ना। और ये C2H5O 2 टाइम है, यहाँ 2 लगाया गया, तो Na भी 2 टाइम हो गया, इसलिए यहाँ 2 कर दिया। जो ये आपका हो गया बैलेंस। तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जो आपका C2H5OH है, जो इथेनॉल होता है, वो आपका किससे रिएक्शन करता है, एल्काली मेटल्स से रिएक्शन करता है। और जब एल्काली मेटल्स से रिएक्शन करता है तो उसके बाद में हाइड्रोजन गैस को
रिलीज करता है, फ्री करता है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा अगर बात किया जाए तो जिस तरह से अल्काली मेटल से रिएक्शन करता है, दूसरा ये आपका रिएक्शन करता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि H2SO4 से। यानी कि नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका रिएक्शन फ्रॉम या रिएक्शन विद, रिएक्शन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से। लेकिन वो जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है वो आपका कंसंट्रेटेड रहता है, डाइल्यूट नहीं रहेगा आपका। कैसा रहेगा? कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर रिएक्शन फ्रॉम आप यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, है ना। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर जैसे आपका C2H5OH है, ये आपका एथेनॉल है। C2H5OH ये आपका एथेनॉल है। ये किससे रिएक्शन करेगा? ये आपका रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब H2SO4 से। लेकिन ये H2SO4 ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए कंसंट्रेशन होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए आप, है ना। डन है ना। जब इसे रिएक्शन करता है तो उसके बाद में यहां से ये वाटर को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? वाटर को रिलीज करता है। जैसे देखिए, जब इन दोनों को मिक्स करके 100 से 120 या नियर अबाउट आप बोल सकते हैं 110 भी बोल सकते हैं, नियर अबाउट में चल जाएगा। जब इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस पर अप्लाई किया जाएगा तो उस दौरान यहाँ पर क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है आपका? C2H5, देखिए C2H5 और यहाँ से एक H निकल कर OH है, यहाँ से एक H निकल कर इसके पास आ जाता है और ये दोनों मिलकर बन जाता है H2O। और यहाँ से यहाँ एक H जब निकल गया तो एक H बचा है ना। तो यहाँ पर C2H5HSO4 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। और जब इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यानी अगेन C2H5HSO4 को अगेन जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आप रिएक्शन करा देंगे किससे? एथेनॉल से, है ना। एथेनॉल से, चूंकि एथेनॉल से यानी फिर से, है ना, तो प्लस C2H5OH से। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा? फिर जब ये अगेन रिएक्शन हो जाएगा तो उस दौरान और यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, यानी कि ये इसमें भी है इसमें भी, है ना। जब यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ देखिए C2H5 है, C2 ये H इसके पास चला जाएगा। क्लियर? नहीं समझ? क्लियर? देखो यहाँ पहले ये तो लिख दो, आप सीधा ऐसे लिख दो C2H5 आपने लिख दिया, C2H5 ये चीज आपका हो गया। फिर यहाँ से देखो, आपको यहाँ देखना है, देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, या यहाँ से एक H निकालो और यहाँ लगा दो। और जब यहाँ से एक H निकाल कर यहाँ लगा देंगे तो आपका क्या बन गया? यहाँ पर H2SO4 एक तो बन गया, है ना भाई। यहाँ का H एक इसके पास आ गया तो H2SO4 बन गया। यहाँ O बचा है आपका तो O आकर यहीं पर इस तरह से बचा, यानी कि ये आपका क्या बन गया? एथिल। और यहाँ पर बताया गया था जब बीच में O वाला ग्रुप इस तरह से, तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है ईथर ग्रुप। याद रखना, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? ईथर। और इसके लिए जो IUPAC नाम के लिए जो ऐड होता है वो ऑक्सी ऐड होता है। IUPAC के लिए क्या होता है? ऑक्सी ऐड होता है। इस चीज को याद रखिएगा, अगर नहीं पता हो तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए एथिल, एथिल 2 बार है ना। जब 2 बार है तो 2 से होता है डाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई एथिल, डाई एथिल। और O से क्या होता है? ईथर, तो डाई एथिल ईथर बन गया, है ना। इतना क्लियर हुआ? ये क्या बन गया आपका? डाई एथिल ईथर हो गया। क्लियर? ये जैसे आपका OH एक फंक्शनल ग्रुप है,
अल्कोहल का, वैसे अगर केवल O है इस तरीके से, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप किसका होगा? फंक्शनल ग्रुप ये होता है आपका ईथर का, इसको ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर बोलते हैं। तो वही चीज। और यहाँ देखिए C2H5 यहाँ पर है, C2H5 यहाँ पर है, यानी कि हो गया डाई। भाई डाई एथिल, एथिल जब दो बार है तो डाई एथिल और ईथर लगा दो, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कैसा नेम है? कॉमन नेम। क्लियर है ना? इतना समझ में आया? चलिए इसे कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं C2H5OH का यूज, इसका यूज कहाँ पर होता है? तो भाई सबको तो पता है, शराब है ना, वाइन होता है, तो यानी कि सबसे पहला वही लिख दिया। इसे जो है, इसका यूज जो है स्प्रिट के लिए किया जाता है, स्प्रिट के लिए, है ना, लेकिन वो मेथिलेटेड स्प्रिट होता है ना, अभी से बताया जा रहा है। इसका यूज मेथिलेटेड स्प्रिट के लिए किया जाता है, यानी कि मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में, स्प्रिट के लिए इसका यूज किया जाता है ना, इसको बनाने में, मतलब इसका यूज स्प्रिट बनाने में। और दूसरा नंबर इसका यूज और कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज पहला नंबर ये चीज ध्यान देना, मोटर और हवाई जहाज में इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि एज अ फ्यूल इन मोटर एंड एरोप्लेन। इसका यूज एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, अल्कोहल का यूज, है ना। और दूसरा नंबर और कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज भाई मदिरा के लिए, है ना, इसका यूज शराब बनाने में, वाइन फॉर्मेशन में, वाइन फॉर्मेशन में, यानी कि शराब या मदिरा, मदिरा को ही शराब कहते हैं, शराब निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है ना। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज आपका जीवों के परिरक्षण के रूप में, यानी कि प्रिजर्वेशन, एज प्रिजर्वेंट्स फॉर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों के लिए एक परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, जीवों के परिरक्षक में। क्लियर है ना। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज है तो बहुत भाई, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में होता है ना। और इसका यूज भाई आपका किया जाता है जैसे पारदर्शक साबुन बनाने में, है ना, जितने भी आपके मेकअप के सामान बनाने में, कुछ में सारे में, यानी कि इसका यूज जो है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट बनाने में, और आपका सेंट बनाने में, मतलब इत्र, इसको इंग्लिश कहते हैं इत्र, है ना, बनाने में इसका यूज इन जगहों में किया जाता है। अब एक छोटी सी सुन लीजिए, देखिए जब अल्कोहल का लोग बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर ये इफेक्ट डालती है। और जब मेटाबॉलिक इफेक्ट पर ये, यानी मेटाबॉलिक उपापचयी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, तो उस दौरान यहाँ पर हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो हो जाती है कमज़ोर। और जब नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ पर एक तो मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है। मेंटल डिस्टर्बेंस का मतलब जैसे इसका एडिक्शन हो गया। तो जब तक आप, जैसे आप कोई भी काम करेंगे, जैसे आप घर पर हो, मान लीजिए धान कटा, आपको धान पीटना है, तो आप जो है या तो होता है ना भांग पी लिए,
या जो है आप मतलब जिसका जो एडिक्शन रहता है ना, जिसका अब ये मत कहना अच्छा बच्चों में फिर एडिक्शन ये रहता है कि टॉफी खा लेते हैं, लॉलीपॉप, है ना, वो एडिक्शन नहीं है ना। एडिक्शन का मतलब आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे, अगर एक दिन नहीं मिला तो आप पागल जैसे हो जा रहे। एडिक्शन का मतलब ये होता है, और हर चीज का एडिक्शन बहुत खराब होता है। जैसे यहाँ पर सोचने समझने हर चीज की मतलब एक कमी हो जाती है। इंसान जो बाहर से तो लगता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। जैसे कोई इंसान अगर एकदम वाइन यानी शराब पी रखा है तो बोलेगा तो बहुत, लेकिन जोर ताकत स्ट्रेंथ कुछ नहीं रह जाए, है ना, एकदम मतलब अगर एक बार उनको कसकर तो है, अगर आप एकदम होल्ड कर लिए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ बोलते हैं बहुत, क्लियर है ना। चलिए इसे कर लीजिए जल्दी।